नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। सेहत से जुड़े हमारे इस खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज के हमारे एपिसोड में हम ऐसी एक तकनीक के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में फिलहाल बहुत ही कम लोगों को जानकारी है, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि आपको उसके बारे में पूरी जानकारी हो। और आज का हमारा एपिसोड, हमारा टॉपिक जो होने वाला है वो है रोबोटिक सर्जरी का। ये सर्जरी कैसे होती है, कैसे की जाती है, इसके बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे और हमारे साथ हमने एक एक्सपर्ट भी इन्वाइट किए, उनसे भी आपको मिलाएंगे। तो देखिए, आज के हमारे टॉपिक की अगर हम बात करें तो ये सर्जरी काफ़ी पुरानी फिलहाल तो हो चुकी है, लेकिन लोगों में जागरूकता की कमी अभी भी है और यही वजह है कि हमारे एपिसोड में बात करेंगे इस पर और जानेंगे कि रोबोटिक सर्जरी आखिर होती क्या है। इस एपिसोड में हमारे सवालों के जवाब देंगे एक्सपर्ट, और इस विषय पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है MMI हॉस्पिटल से बेस्ट GI रोबोटिक एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर राजेश सिन्हा जी। डॉक्टर राजेश, बहुत स्वागत आपका IBC 24 में। तो पहले तो मैं अपने दर्शकों को एक जानकारी ये भी दे देती हूँ कि इस बार हमारा एपिसोड इसलिए भी खास होने वाला है क्योंकि बहुत सारे हमारे साथ ऑडियंस बैठी हुई है जिनके जो सवाल हैं रोबोटिक सर्जरी को लेकर वो उस पर हमसे बातचीत भी करेंगे। तो डॉक्टर राजेश, पहले मैं आपके पास आती हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पहला यही है कि रोबोटिक सर्जरी होती क्या है? जी, जैसा कि नाम से ही हम लोग जान सकते हैं, रोबोटिक सर्जरी, इसमें एक रोबोट नाम का वर्ड जुड़ा हुआ है। तो डेफिनेटली इसमें कोई रोबोट नाम का इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होता है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड रोबोटिक सर्जरी और रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी। तो ये इसमें हम लोग एक रोबोट नाम का टूल यूज़ करते हैं जो पेशेंट के ऊपर डॉक करते हैं और हम लोग उसको कंट्रोल करते हैं एक सर्जन कंसोल पे, जहाँ पे हम लोग सर्जन्स बैठते हैं और वहाँ से उस रोबोट के जो आर्म्स होते हैं जो पेशेंट के ऊपर डॉक किया रहता है उसको हम लोग कंट्रोल करते हैं और उसी के माध्यम से हम लोग सर्जरी करते हैं। सो दैट इज़ एक्चुअली रोबोटिक सर्जरी। राजेश जी, आपसे एक सवाल ये भी, क्योंकि देखिए मैं कह सकती हूँ कि एक मिथ है या फिर थोड़ा बच्चों वाला सवाल है, लेकिन जानना ज़रूरी है क्योंकि देखिए रोबोटिक सर्जरी नाम से ही थोड़ा ऐसा लगता है कि रोबोट्स इसमें इलाज करते होंगे। ऐसे में एक सर्जन की क्या भूमिका होती है इस सर्जरी में, ज़रा स्पष्ट कीजिए। जी बिल्कुल, ये बहुत ही बच्चों वाला सवाल नहीं है, इट इज़ अ वेरी कॉमन मिथ और हम लोग डे टू डे प्रैक्टिस में हमारे पास क्वेश्चन आता ही है फ्रॉम एवरी पेशेंट एंड ईच एंड एवरी रिलेटिव्स ऑफ दैट पेशेंट कि भाई रोबोटिक सर्जरी है तो इसमें आपका क्या काम है, तो रोबोट ही कर देगा और रोबोट करेगा तो फिर बहुत सारे गड़बड़ कर सकता है। वो लोग रिलेट करते हैं जो फिल्मों में रोबोट दिखाया जाता है, जैसे कि रजनीकांत के मूवी में रोबोट अपने आप ऑटोनोमस हो गया और सब कुछ अपने आप करने लग गया। तो मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि रोबोटिक सर्जरी में रोबोट खुद कुछ नहीं करता है, जो सारा कंट्रोल है, जो एक ईच स्टेप्स का जो कंट्रोल है वो सारा सर्जन्स के पास रहता है। सर्जन्स के कमांड के बिना रोबोट जो है 1 इंच या 1 मिलीमीटर भी मूव नहीं कर सकता। और इसमें बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स होते हैं कि अगर जैसे सर्जन्स का ध्यान कहीं और चला गया या उसको बीच में ब्रेक कुछ लेना है या अपनी टीम से कुछ बात करना है तो सारा सिस्टम जो है ऑटोमेटिकली स्टिल हो जाता है एंड डजंट मूव एट ऑल। तो इसमें सारा कंट्रोल सर्जन्स के द्वारा ही किया जाता है और सर्जन ही उसको कंट्रोल करते हैं। रोबोट बीच में एक माध्यम होता है, उससे कोई एडवांटेजेस होते हैं जिसकी वजह से हम लोग सर्जरी करते हैं, जो हम लोग आगे अब चर्चा में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सारा कंट्रोल सर्जन्स का रहता है, रोबोट अपने आप कुछ नहीं करता है। दिस इज नॉट ऑटोनोमस एंड टोटली कंट्रोल बाय सर्जन्स ओनली। बिल्कुल, तो हम कह सकते हैं कि पूरी तरीके से मिथ है क्योंकि सर्जन की भूमिका सबसे ज़्यादा इसमें होती है बाकी सर्जरीज की तरह ही। बिल्कुल। डॉक्टर राजेश, अगर मैं बात करूँ रोबोटिक सर्जरी की तो इसका इस्तेमाल किन किन चीज़ों में किया जाता है और क्या कोई विशेष परिस्थिति या फिर कोई कंडीशन ऐसे है जहाँ पर सिर्फ रोबोटिक सर्जरी ही की जा सकती है? एक्चुअली रोबोटिक सर्जरी जैसे हम लोग और भी सर्जरीज़ के जो टेक्निक है, ओपन टेक्निक है, या अभी हम लोग लेप्रोस्कोपी काफ़ी कॉमन है, लास्ट 30-35 ईयर से लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कर रहे हैं, तो उसी का एक एक्सटेंशन है रोबोटिक सर्जरी। रोबोटिक सर्जरी में भी हम लोग लेप्रोस्कोपिक सर्जरी जैसा हम लोग पेट के अंदर 2-3 छोटे छोटे होल करके पोर्ट्स डालते हैं और उससे सर्जरी करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर केस में रोबोटिक सर्जरी करना है, किसी पर्टिकुलर में लैप करना है और पर्टिकुलर में ओपन करना है। जहाँ पे हम लोग रोबोटिक सर्जरी बाकी चीज़ों में हम लोग जैसे लैब से करते हैं या लेप्रोस्कोपी से करते हैं, वो सारा सर्जरी हम लोग रोबोटिक से कर सकते हैं। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि इसमें रोबोटिक करना है। हाँ, रोबोटिक सर्जरी के एडवांटेज और बढ़ जाता है जब हम लोग कुछ कॉम्प्लेक्स सर्जरी करते हैं, जैसे कोई कैंसर की सर्जरी कर रहे हैं या प्रोस्टेट की सर्जरी कर रहे हैं या ऐसी जगह पे सर्जरी कर रहे हैं जहाँ पे कि कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ डिजीज़ ज़्यादा है या ऑर्गन्स वहाँ पे कुछ बहुत ही वाइटल्स ऑर्गन वहाँ पे है आसपास में जिसको हमें बचाना है, उसको डैमेज नहीं करने देना है, तो वहाँ पे रोबोटिक का रोल और बढ़ जाता है। इसके कुछ इनहेरेंट एडवांटेजेस हैं उसकी वजह से। तो किसी में भी कर सकते हैं बट ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सर्जरी में इसका और ज़्यादा बेनिफिट है।
बिल्कुल। डॉक्टर राजेश, वैसे अगर देखा जाए तो सर्जरी सुनते ही कहीं न कहीं लोगों को थोड़ा-सा डर ज़रूर हो जाता है और रोबोटिक सर्जरी तो काफ़ी नई तकनीक है। देखिए, आपने बहुत सारी सफल सर्जरीज़ की, आप एक्सपर्ट हैं, तो आपके लिए हम्म, ज़रूर ये पुरानी होगी, लेकिन नए लोगों को ज़्यादा जानकारी इसके बारे जी में जी। नहीं है। ऐसे में कुछ मिथक ऐसे भी हैं कि ये जोखिम भरी होती है, तो कुछ गलतफ़हमियाँ होगी लोगों की जो आपके पास भी पहुँचती होगी, उससे कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो आप दूर करना चाहते हैं उनकी? नहीं, इसमें कोई जोखिम जैसे रोबोट की वजह से कोई जोखिम नहीं। जैसा मैंने पहले बताया, रोबोटिक अपने आप कुछ नहीं करता, वो सारा कंट्रोल सर्जन ने करना है। अगर सर्जन एक्सपर्ट है और उसको सर्जिकल स्टेप्स के बारे में सब कुछ मालूम है और जो रोबोट अगर यूज़ कर रहे हैं या उसने नया यूज करना स्टार्ट किया तो उसके बारे में प्रॉपर ट्रेनिंग लिया हुआ है, तो उसके बाद कोई उसमें रिस्क या कोई ऐसा कोई डिसएडवांटेज या कोई ऐसा खतरा वाली कोई बात नहीं होती है। तो जो रोबोट जो हम लोग देखते हैं जिनके 4-5 आर्म्स रहते हैं, वो जो रोबोटिक आर्म्स होते हैं, जो कार्ट होता है, वो पेशेंट के पास रहता है और फिर वहाँ पे हम लोग पहले 3-4 पोर्ट्स जिसके होल बनाते हैं, जैसे हम लोग लैब में करते हैं वैसा बना के उसमें रोबोटिक आर्म को इंस्ट्रूमेंट डाल कर रोबोटिक आर्म को पकड़ा देते हैं। वहाँ के बाद फिर हम सर्जन्स जो है सर्जन कंसोल पे आते हैं और वहाँ सर्जन कंसोल्स पे क्या होता है, वहाँ पे एक विजन रहता है जिसमें हम लोग देख सकते हैं और वो जो विजन रहता है काफ़ी मैग्नीफाइड रहता है, इट इज़ 10 टाइम्स मैग्नीफाइड। जैसे मान लीजिए कोई आपके बॉडी में 1 मिलीमीटर की स्ट्रक्चर है तो 10 मिलीमीटर दिखेगी। दूसरा वो 3D दिखता है, तो ये विजन का बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। और फिर जो इसके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और वहाँ से हम लोग पूरा देखते हुए, हमारे हाथ में फिंगर कंट्रोल होता है, वो फिंगर से केवल 2 ये फिंगर का यूज होता है पूरे उसमें, उस फिंगर के मूवमेंट्स को फिर वो रोबोट फॉलो करता है। पेशेंट की सर्जरी करने में हमें आसानी होती है और उस वजह से पेशेंट की सेफ्टी भी बढ़ जाती है और काफ़ी मैग्नीफाइड रहता है, तो हमें ब्लीडिंग भी काफ़ी कम होती है बिकॉज हमें सारी चीज़ इतना क्लियर दिखता है। तो ये सारे बेसिक एडवांटेजेस हैं। पेन भी पेशेंट को काफ़ी कम होता है क्योंकि रोबोट में चूँकि जितना सारा मूवमेंट इंस्ट्रूमेंट्स का हो रहा है वो एब्डोमेन के अंदर होता है। लेप्रोस्कोपी में एब्डोमिनल वॉल पे होता है, तो वॉल पे जब भी हम मूवमेंट करेंगे तो बाद में उसको थोड़ा सा पेन होगा। हालांकि ओपन से काफ़ी कम होता है, लेकिन रोबोटिक में और भी कम पेन होता है। तो पेन कम होगा तो पेशेंट को ये सारे एडवांटेजेस होंगे। पेशेंट को पेन किलर कम देने पड़ेंगे, पेशेंट जल्दी मोबाइल होगा, जल्दी उसको डिस्चार्ज कर पाएंगे, जल्दी घर जा पाएगा, वर्क लॉस उसका कम होगा क्योंकि वो जल्दी काम पे जा पाएगा। तो ये सारे एडिशनल एडवांटेज बहुत सारे फायदे आपने बताए डॉक्टर राजेश, और मुझे लगता है कि ये तकनीक लोगों को हालांकि ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जो पारंपरिक तकनीकें हैं उनसे बहुत ज़्यादा बेटर रही है और यही वजह है कि डॉक्टर्स एक्सपर्ट इसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर राजेश, वैसे तो और बहुत सारे सवाल है रोबोटिक सर्जरी को लेकर मेरे मन में, लेकिन हमारी ऑडियंस की भी टाइम अब आ चुका है क्योंकि बहुत देर से वो इंतजार कर रहे हैं कि कब वो आपसे सवाल जवाब करें। तो हमारे ऑडियंस में पहले कौन आप में से सवाल लेना चाहते हैं? हम मुझे ये पूछना था कि अगर रोबोटिक सर्जरी करवा रहे हैं तो क्या अगर किसी पेशेंट को शुगर की बीमारी है तो वो करवा सकते हैं? जी, जैसा कि हम लोग कोई भी सर्जरी करते हैं, आजकल ओपन भी है, लैप्रोस्कोपी भी है, अब नाउ रोबोटिक भी है। तो हम लोग लैप्रोस्कोपी तो करते ही हैं डायबिटिक पेशेंट में, या उसको कार्डियक पेशेंट्स हैं, कुछ भी पेशेंट कोई भी और प्रॉब्लम है तो उसके लिए हम सर्जरी तो रोक नहीं सकते क्योंकि हमें उसकी बीमारी को ठीक करना है। किसी को डायबिटीज़ है और साथ में हर्निया है तो ऐसा तो नहीं कि डायबिटीज़ वजह से हर्निया नहीं करेंगे। एंड डायबिटीज़ एंड कार्डियक एंड अदर प्रॉब्लम इज़ नाउ वेरी कॉमन इन आवर पॉपुलेशन, तो उसी वजह से रोक नहीं सकते। ओनली थिंग कि जैसे हम बाकी टेक्निक में उसको हम लोग कंट्रोल करके करते हैं ताकि डायबिटीज़ अनकंट्रोल नहीं हो, ताकि बाद में उसको ऑपरेशन के बाद या कोई प्रॉब्लम इन्फेक्शन वगैरह नहीं हो। कार्डियक पेशेंट हो तो कार्डियक स्टेबलाइज करना है या कार्डियोलॉजिस्ट से एक ओपिनियन लेके उनको लूप में रखना है और पेशेंट को ऑप्टिमाइज़ करना है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। कोई भी प्रॉब्लम अगर पेशेंट को हो, चाहे वो ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन हो या डायबिटिक हो या फिर कार्डियक प्रॉब्लम हो या और कोई भी प्रॉब्लम हो, तो पेशेंट को अगर प्लान सर्जरी है, रूटीन सर्जरी है, इलेक्टिव सर्जरी है, तो हमको उसको ऑप्टिमाइज़ करते हैं। ऑप्टिमाइजेशन के बाद आप सर्जरी कर, जैसे दूसरी सर्जरी करते हैं वैसे रोबोटिक भी कर सकते हैं। मतलब सर्जरी पॉसिबल है, प्रोसेस थोड़ा सा अलग हो सकता है स्टार्टिंग का। ऑब्वियसली, बिकॉज हमें अगर डायबिटीज़ है तो उसको कंट्रोल करना है, मैनेज करना है। अगर ऑलरेडी कंट्रोल है उनका अच्छा है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल। आप में से और कोई जो डॉक्टर राजेश से बात करना चाहते हैं? सर, मेरा सवाल आपसे ये था कि रोबोटिक सर्जरी हमारे बॉडी पार्ट्स के किन किन जगहों पे किया जा सकता है और इसके बेनिफिट्स हमारे बॉडी के लिए क्या हैं? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल किया तुमने, क्योंकि ये जानना ज़रूरी है कि रोबोटिक का इस टेक्निक का चूँकि ये नई है तो कहाँ कहाँ पे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन कौन ब्रांचेज में इसका यूज़ है और उस ब्रांचेज में भी कौन कौन सी सर्जरी कर रहे हैं। तो ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि ये हर बॉडी के हर पार्ट्स पे सर्जरी, हर ऑर्गन पे, आई मीन हर
जैसे मान लो कि किसी को कार्डियक प्रॉब्लम है तो आजकल कार्डियक सर्जरी भी रोबोटिक से कर रहे हैं, थोरेसिक सर्जरी है तो वो भी रोबोटिक से हो रही है। यूरोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा यूज है, जैसे मैंने बताया प्रोस्टेट की या किडनी के कॉम्प्लेक्स सर्जरी है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा यूज़ है। गायनी में काफ़ी ज़्यादा यूज है। और हमारा जो मेरा ब्रांच है जीआई सर्जरी और जनरल सर्जरी, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा है, बल्कि उसके नंबर्स तो काफ़ी ज़्यादा जनरल सर्जरी और जीआई सर्जरी में बढ़ रहे हैं। अब स्पेसिफिकली अगर डिजीज़ वाइज आए तो हमारे जो मेरा जो अपना ब्रांच है, अपना फील्ड है, उसमें हम गॉल ब्लैडर की सर्जरी कर सकते हैं, हर्निया की सर्जरी कर सकते हैं, कोई भी बॉडी के इंटेस्टिन का कोई पार्ट है, उसका कोई ट्यूमर है या कुछ और चीज़ है, उसको निकाल के सर्जरी करनी है तो वो कर सकते हैं। पेनक्रियाज पे, लीवर पे, स्प्लीन पे या स्टमक पे कोई सर्जरी करनी है तो वो सब सर्जरी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बॉडी के हर एक पार्ट में कर सकते हैं और हर एक डिजीज में कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर मेरा सवाल आपसे ये था कि रोबोटिक सर्जरी तो पता है, लेकिन इसमें इन फ्यूचर और क्या नया इनोवेशन आने वाला है? मेरे हिसाब से जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो इनोवेशंस या जो अपग्रेडेशन होने वाला है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ एआई। वी ऑल नो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल आजकल हमारे जनरल लाइफ में भी पहुंच गया है। हर जगह पे हम लोग एआई का यूज़ करते हैं, चैट जीपीटी है या कुछ भी है। तो इसी तरीके से एआई का भी इसमें बहुत ज़्यादा रोल है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मुझे किसी का रोबोटिक सर्जरी कर रहा हूँ और इंटेस्टिन को काटना और जोड़ना का काम करना है, तो हम लोग काटने के लिए अब वहाँ पे सीजर के बजाय स्टेपलर यूज़ करते हैं। वो डिपेंड करता है कि हम जो टिश्यू को काट रहे हैं और उसको स्टेपल कर रहे हैं वो कितना थिक है, तो उसमें हमें उस थिकनेस के हिसाब से सेलेक्ट करना पड़ता है। तो जब हम रोबोटिक करते हैं तो अगर रोबोटिक में हमने मान लीजिए कि पर्टिकुलर साइज़ का कार्ट्रिज नहीं डाला तो वो अपने आप ही उसको रिजेक्ट कर देता है, दैट विल नॉट फायर। तो ये हमको सेफ्टी है। मान लीजिए हमें ब्लू यूज़ करना है, हमने ग्रीन यूज़ किया या ब्लैक यूज़ किया और वो उस टिश्यू के लिए अच्छा नहीं है, तो वो अपने आप सेंस कर लेता है कि नहीं टिश्यू के लिए दिस इज़ नॉट राइट, तो वो उसको रिजेक्ट कर देगा। तो एक इंपॉर्टेंट सेफ्टी फीचर हो गया। फिर जब हम उसको फायर करते हैं तो वो 1000 टाइम्स 1 सेकेंड में 1000 थिंग्स को वो कैलकुलेट करता है, उसके बाद वो फायर होता है। तो इसका कहने का मतलब है कि जब हम ये करते हैं तो पेशेंट की सेफ्टी काफ़ी बढ़ जा रही है। जैसे हम हाथ से एनास्टोमोसिस करते थे पहले ओपन में, तो लीक होने का चांस बहुत है, लेकिन जब इतनी सारी चीज़ें हमें फीडबैक मिल रही हैं एआई के थ्रू या टेक्नोलॉजी के थ्रू, तो हम उसको लीक प्रूफ बना सकते हैं। तो इस तरह के इनोवेशंस एंड डेवलपमेंट हो चुके हैं और भी आने की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन। गुड आफ्टरनून सर। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि जैसे रोबोटिक सर्जरी नाम से ही काफ़ी महंगी लगती है, तो क्या आप ये बता सकते हैं कि मिडिल क्लास पीपल उसको अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? देखो ये क्वेश्चन मुझे पता था आना ही है और आना भी चाहिए, बिकॉज हमें कॉस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हमें लाइफ में किसी भी डिसीजन लेने में, कोई भी डिसीजन लेने में। लेकिन एक मैं यहाँ पे ये भी बोलना चाहूँगा कि हमारे एक छोटी सी प्रॉब्लम हमारे कंट्री में ये है कि हेल्थ के जब मामला आता है तो कॉस्ट पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन होता है, बाकी चीज़ें पे नहीं होता है। वी कैन बाई ए स्मार्टफोन, वी कैन बाई ए गुड कार, वी कैन बाई अनदर थिंग, लार्ज टीवी, बट जब हेल्थ की बात आती है तो हम लोग फिर या तो गवर्नमेंट का मुंह देखते हैं या फिर कुछ स्कीम ढूंढते हैं और कॉस्ट से बहुत सारा डिस्कशन करते हैं। तो बिना कॉस्ट के तो पॉसिबल नहीं है, कॉस्ट ज़रूर लगता है, बट मैं यही कहना चाहूँगा कि इसके अलावा सारे बेनिफिट्स हैं। और रही बात कॉस्ट की, तो मैं ये भी बोलूँगा कि अभी चूँकि ये अभी 8-10 साल हुए हैं हमारे देश में आए हुए इसको, जैसे लेप्रोस्कोपी भी पहले जब आई थी 25-30 साल पहले तो महंगा लगता था लोगों को। अब ये है कि लोग पूछते नहीं है कि आप ओपन करोगे कि लैब करोगे। गॉल ब्लैडर का पेशेंट आया मेरे पास गॉल स्टोन लेके, तो एक तरीके से अंडरस्टैंडिंग है कि वो लेप्रोस्कोपी ही होगा, उनको समझाना नहीं पड़ता कि ओपन करना है कि लैब करना है। तो इस तरीके से रोबोट में भी जब एक समय आएगा जो लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे और एक जनरल जैसे बाकी सर्जरी होती है उस तरीके से यूज होने लगेगा, तो जब ये होने लगेगा तो प्राइस ऑटोमेटिकली कम होने लगेगा। दूसरा, जब नई नई कंपनी आ गई, नई कंपनी आएगी तो कॉम्पिटिशन्स बढ़ेंगे, तो प्राइस अपने आप डाउन होगा। तो प्राइस अभी तो ज़्यादा है, बट इन फ्यूचर आई थिंक इट विल बिकम लेस। बिल्कुल, आपने जो शुरू में कहा मुझे लगता है कि वो काफ़ी सही, क्योंकि जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं, हम इतना नाप तोल नहीं करते हैं, लेकिन जब बात आती है अपने हेल्थ की तो हम कोशिश करते हैं किसी ऐसी जगह पर जाए जहाँ पे कम पैसे लगे, कोई स्कीमें ढूंढने लग जाते हैं। मुझे लगता है लोगों को इस चीज़ से बचना चाहिए। कई बार तो अननेसेसरी पैसे शादियों पे, किसी की डेथ हो जाए उस पर भी खर्च करते हैं। मैं नहीं कह रहा कोई बुरी बात है, वो ख़राब बात है, बट जब हेल्थ के बारे में आते हैं तो थोड़ा ज़्यादा ही
इस पे चर्चा होने लग जाती है, जबकि हेल्थ सबसे बड़ी जो संपत्ति कि होती है सबसे बड़ी हमारी। आपकी हेल्थ इज़ वेल्थ कहते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर राजेश, एक सवाल ये भी, क्योंकि देखिए आपने बहुत सारी रोबोटिक सर्जरी की है, बहुत एक्सपीरियंस्ड है आपको, तो इसलिए ये सवाल मुझे लगता है आप इसका जवाब दे सकते हैं। एक सर्जन को अगर एक बेहतर सर्जन बनना है रोबोटिक सर्जरी के लिए, तो उन्हें खुद को कैसे प्रशिक्षित करना है, कैसे तैयार करना है और किस तरीके की उन्हें एजुकेशन दी जाती है? एग्जैक्टली, ट्रेनिंग और टीचिंग और लर्निंग ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है हमारे डॉक्टर्स के लाइफ में, और सर्जन्स की लाइफ में तो और ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मैंने बताया, जब हम लोग पढ़ते थे तो उस समय तो लैप्रोस्कोपी भी नहीं के बराबर होती थी, जस्ट स्टार्ट हुआ था। तो जब हम लोग मास्टर्स किए तो हमने ओपन सर्जरी ज़्यादा सीखा। फिर जब बाद में रेजिडेंसी एंड प्रैक्टिस में आया तो लैप्रोस्कोपी सीखना पड़ा। उसी तरीके से अब रोबोटिक है, तो कोई नई चीज़ आएगी तो आपको उसको छोड़ना नहीं है, नंबर 1 उसको सीखना तो पड़ेगा ही। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें क्या है कि पहले तो जो सर्जन्स है उसको एक सर्जिकल जो स्टेप्स होता है बेसिक, उसकी नॉलेज बहुत ज़रूरी है। चाहे कोई भी टेक्निक आप यूज़ करें, ओपन करें, लैप्रोस्कोपी करें, रोबोटिक करें, लेकिन उसमें सर्जन्स का जो सर्जिकल स्टेप्स है वो ज़्यादा मॉडिफाई, ज़्यादा चेंज नहीं होता। जैसे गॉलब्लैडर की सर्जरी कर रहे हैं, हर्निया की सर्जरी कर रहे हैं, तो स्टेप्स ऑलमोस्ट सेम रहते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं है। एनाटॉमी तो बॉडी में वही रहेगी ना, उसको तो चेंज नहीं करना, उसमें तो चेंज ज़्यादा है नहीं। तो वो नॉलेज, एनाटॉमी का नॉलेज और सर्जिकल स्टेप्स का नॉलेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई भी टेक्निक करे। और जो सर्जन जितना एक्सपीरियंस होता है तो उनको उस एनाटॉमी और सर्जिकल के बारे में नई सीखने की ज़रूरत नहीं होती। अब जैसे हम रोबोटिक सर्जरी का सीखना है तो आपको सर्जिकल स्टेप्स नहीं सीखना है, आपको टेक्नोलॉजी के बारे में सीखना है, टेक्निक नहीं सीखना है, टेक्नोलॉजी के बारे में सीखना है। तो उसके लिए अपनी जो ट्रेनिंग होती है, आमतौर पे जो हम लोग जिस कंपनी से लेते हैं वो लोग खुद ही कराते हैं, और वो ट्रेनिंग कोई बहुत भारी भरकम या बहुत बड़ा या लंबा समय के लिए नहीं होता है, बहुत ही शॉर्ट ट्रेनिंग में उसको समझ में आ जाता है कैसे यूज़ करना है। सर्जरी करना उसको आना चाहिए, टेक्नोलॉजी तो सीखा जा सकता है और उसमें बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये लोग खुद ही अपने सेंटर पे ले जाके, या इनके पास प्रॉक्टर्स होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एक्सपीरियंस सर्जन्स हैं तो उनको एज ए प्रॉक्टर लोग यूज़ करते हैं, और 1-2 बार उनको सर्जरी, उनको शुरू में कुछ केसेस के लिए उनको उनके सेंटर पे ले जाकर सिखाते हैं, और उसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता। बिल्कुल। डॉक्टर राजेश, जैसे कि हमने शुरू में भी कॉस्ट की बात की जिसमें लोग ज़्यादा देखते हैं हेल्थ को लेकर के, अगर मैं बात करूँ टाइम की, तो आजकल लोग इस चीज़ को भी उतना ही माइंड करते हैं, उनको लगता है कि ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। तो अगर मैं सर्जरी में रिकवरी की बात करूँ तो कितना समय लगेगा, अपने डेली रूटीन में वो वापस कब तक आ सकते हैं सर्जरी के बाद? देखिए, हम लोग कोई भी सर्जरी करते हैं मिनिमल इन्वेजिव में, चाहे लैप हो या रोबोटिक हो, तो जो बेसिक सर्जरीज होती हैं जिसमें कि जैसे गॉलब्लैडर हो गया, हर्निया हो गया, तो इस तरह की सर्जरी में हम लोग मॉर्निंग में करके शाम को भेज सकते हैं, एट द मोस्ट नेक्स्ट डे भेज सकते हैं। तो 1 डे का स्टे रहता है। रोबोटिक में भी यही है, रोबोटिक में बल्कि और जल्दी भेज सकते हैं, बिकॉज पेशेंट काफ़ी कंफर्टेबल रहता है, उसको पेन ऑलमोस्ट नहीं के बराबर होता है, बिकॉज ऑफ दिस फीचर्स मैंने बताया, जैसे इंस्ट्रूमेंट्स का आर्म्स अंदर ही मूव होता है तो एब्डोमिनल वॉल पे नहीं घूमता है। तो बेसिक पेशेंट को सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, चाहे ऑपरेशन के पहले या बाद में, उसको पेन ही को समझता है कि वो मेरा प्रॉब्लम है, पेन से ही सारी चीज़ आइडेंटिफाई करता है। इनफैक्ट हर्निया के पेशेंट क्यों लेट आते हैं, बिकॉज उनको पेन नहीं होता, उसमें स्वेलिंग होती है, शुरू में वो भी रिड्यूसिबल होती है, बाद में रिड्यूसिबल होती है, और पेन तब होता है जब उसमें कॉम्प्लिकेशन चालू हो जाता है। तो पेशेंट को लगता है नहीं मेरे को हर्निया था सर, लेकिन मैं कोई तकलीफ़ नहीं थी। मैंने तकलीफ़ मतलब, तो उनका तकलीफ़ का मतलब रहता है दर्द। तो चूंकि जब पेशेंट को दर्द नहीं रहता है तो उसको लगता है मेरा ऑपरेशन तो बहुत बढ़िया हुआ है, या नहीं कुछ हुआ ही नहीं सर, ऐसा फील होता है, नाउ आई कैन गो होम। तो पेशेंट खुद ही बोलते हैं कि नहीं मेरे को आप भेज दीजिए। तो पेशेंट की रिकवरी काफ़ी फास्ट होती है। तो एक तो उसका मूवमेंट वगैरह सब, डेली एक्टिविटीज़ सब घर में बहुत जल्दी चालू हो जाता है। रही बात वर्क पे जाने की, तो वो डिपेंड करता है पेशेंट की किस टाइप की सर्जरी हुई है। बट बेसिकली मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी अभी सर्जरी के टेक्निक हो, इसमें सबसे फास्ट रिकवरी एंड सबसे फास्ट रिटर्न टू वर्क बोलते हैं, और उससे हमारा फाइनेंशियल लॉस भी कम होता है। जैसे किसी को बिजनेस करना है, कुछ करना है, उसको 7 दिन घर में बिठाओ, 10 दिन घर में बिठाओ, 2 दिन बिठाओ, तो बहुत फ़र्क है। जो एक्स्ट्रा पैसे दे भी रहे हैं इधर, वो उधर कंपनसेट कर सकते हैं। तो सबसे फास्ट रिकवरी और सबसे फास्ट रिटर्न टू वर्क रोबोटिक सर्जरी में ही है। बिल्कुल। डॉक्टर राजेश, हमने रोबोटिक सर्जरी को बहुत सारी आपसे बातें की है, लेकिन अगर मैं बात करूँ आपके हॉस्पिटल यानी MMI की, तो यहाँ पर क्या सुविधाएं सर्जरी को लेकर? नहीं, हमारा जो सेंटर है वो टर्शियरी केयर सेंटर है। हमारे पास सारे इक्विप्ड OT है, और जिसमें जो लेटेस्ट जो इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए वो सारे हैं। हमारे पास जो रोबोट है वो जो वर्ल्ड की जो बेस्ट कंपनी है इंट्यूटिव बोलते हैं, और उनके प्रोडक्ट जो इंस्ट्रूमेंट्स उनका नाम डाविंसी है और कंपनी का नाम इंट्यूटिव, तो उनके हमारे पास रोबोट है।
इसके अलावा भी बाकी चीज़ लेप्रोस्कोपी में भी हमारे पास जो मोस्ट एडवांस कैमरा सिस्टम वगैरह वो रहते हैं, प्लस हमारा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, तो हमारे पास सपोर्ट सिस्टम, बिकॉज कोई भी हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, सर्जरी करते हैं, तो सर्जरी इज़ वन पार्ट ऑफ द होल ट्रीटमेंट, नो दैट इज़ नॉट अ होल ट्रीटमेंट। होल ट्रीटमेंट का मतलब कि पेशेंट को हमें हो सकता है, जैसे इन्होंने पूछा डायबिटिक है, तो अगर डायबिटिक है तो हमें डायबिटोलॉजिस्ट को दिखाना पड़ेगा, कार्डियक है तो कार्डियोलॉजिस्ट की हमें हेल्प लेनी पड़ेगी, चेस्ट का प्रॉब्लम है तो रेस्पिरेटरी फिजिशियन की मदद लेनी पड़ेगी। कुछ पेशेंट ऐसे हो सकते हैं जो हम ऑपरेशन के बाद हम लोग आईसीयू में रखना पड़े, कई बार हम लोग इलेक्टिवली रखते हैं, या कई बार कोई ऐसे प्रॉब्लम हो ओटी में तो रखना पड़ता है, तो आईसीयू का बैकअप बहुत ज़रूरी है। तो उस हिसाब से हमारा जो सेंटर है नारायणा हेल्थ MMI, इट इज़ वेल इक्विप्ड एंड देयर इज़ नो प्रॉब्लम देयर। बिल्कुल डॉक्टर राजेश, आपने रोबोटिक सर्जरी को लेकर बहुत सारी बातें हमसे की। मुझे लगता है कि जो मिथ थे हमारे अंदर भी कि सर्जरी में रोबोट काम करते होंगे, इस तरह की चीज़ें, आपने बहुत सारे जो मिथ थे उसे दूर किया है और पूरी जानकारी दी कि कैसे सर्जरी की जाती है, इसमें आगे क्या इनोवेशन होने वाले हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।